बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं लास्ट कुछ लेक्चर से। आज हम उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने रैम की टाइप्स, रोम्स की टाइप्स, इन चीज़ों को डिस्कस किया था, कुछ सीपीयू की वर्किंग वगैरह को डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज हम कैशे मेमोरी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास जो है, हमने रैम के अंदर रैम की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक एस रैम थी और एक डी रैम थी। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि एस रैम जो है इसको हम नॉर्मली कैशे मेमोरी वगैरह के लिए बनाते हैं, जबकि डी रैम जो डायनामिक रैम है ये हमारी सिंपल रैम होती है जो हम नॉर्मली चिप के तौर पर यूज करते हैं, रिमूवेबल डिवाइस जो होती है। अब अगर हम एस रैम को देखें तो ये फास्टर होती है देन डायनामिक रैम, डी रैम, यानी कि जो कैशे मेमोरी के अंदर हम रैम का वो पोर्शन यूज करते हैं एस रैम का, वो फास्टर है। और जो हमारे पास डी रैम है ये स्लोअर है। हम इन दोनों का एक दूसरे के साथ, एस रैम जो है ये फास्टर है डी रैम से और डी रैम स्लोअर है एस रैम से। उसके बाद एस रैम कैशे के अंदर जो यूज होती है ये एक्सपेंसिव है। ये क्या है? एक्सपेंसिव है। लेकिन जो डायनामिक रैम हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो चीपर है, यानी कि वो सस्ती है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। उसके बाद एस रैम रिफ्रेश नहीं होती बार बार। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि डी रैम जो है ये थोड़ी टाइम के बाद इसकी जो चार्जिंग है वो खत्म होने लगती है, तो ये इसे हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है या रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये वही चीज है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास एस रैम है उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, जबकि डी रैम का हमें पता है कि उसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। और आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम डी रैम रिफ्रेश हो रही होती है या रिचार्ज हो रही होती है उस टाइम पे प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है, प्रोसेसर को डाटा अवेलेबल नहीं होता डी रैम का। लेकिन एस रैम के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं था। एस रैम यूटिलाइज लेस पावर और कंपैरेटिवली डी रैम मोर पावर। अब ये इन दोनों का कंपैरिजन है, ये मत सोचिएगा कि डी रैम को पता नहीं कितनी पावर लेती है, डी रैम भी ज्यादा पावर यूज नहीं करती। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एस रैम से तो एस रैम तो कैशे के अंदर होती है, तो बहुत थोड़ी मेमोरी उसे, थोड़ी पावर उसे रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एस रैम होल्ड्स डाटा इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन है आपका डाटा एस रैम के पास मौजूद रहता है। जबकि डी रैम का आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ये डायनामिकली करती है, मतलब ये कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम तक डाटा है, उसके बाद उसका डाटा साफ। एस रैम कंप्लेक्स है। क्या है? कंप्लेक्स है, लेस कॉम्पैक्ट। मोर कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्पैक्ट। जबकि डी रैम जो है ये इसके उलट होगा, ये लेस कॉम्प्लेक्स होगी और मोर कॉम्पैक्ट होगी। तो ये है डिफरेंसेस किस किस के भला? ये डिफरेंसेस है हमारे एस रैम का और डी रैम का। और ये दोनों क्या है बेटा? रैम की दो कैटेगरीज हैं, ये दो टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद रैम वर्सेस रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो क्या क्या है। तो रैम के बारे में हमें पता है कि रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। आपको याद होगा हमने वोलाटाइल मेमोरी का वर्ड भी यूज किया था, जिसका मतलब क्या था? जब तक वोल्टेजेस हैं ये चल रही है, जैसे ही वोल्टेजेस खत्म ये मेमोरी भी साफ, ये मेमोरी भी खत्म। जबकि रोम बेटा क्या है? रोम परमानेंट है। रोम क्या है? परमानेंट है। रैम टेम्परेरी और रोम परमानेंट। रैम और रोम के बारे में याद होगा, नॉन वोलाटाइल था। रैम, डाटा इन रैम कैन बी चेंज्ड और डिलीटेड। जबकि रोम, अब रोम से आपको याद है ना वो छोटी छोटी चिप्स डिवाइसेस, द इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। हाँ, बाद में इस रोम की कुछ टाइप्स आ गई हैं, आपको याद होगा
ईपी रोम और ईईपी रोम जिनके अंदर हमें डाटा चेंज करने की। लेकिन एक बात हमने की थी कि जब एक दफा ये सर्किट में लग जाती हैं उसके बाद इनका डाटा चेंज नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्शन इन रैम change continuously as different programs are executed and new data is processed, जबकि ROM के अंदर not possible to write new information or instruction in ROM। रैम के अंदर तो आपको पता है एक प्रोग्राम खत्म तो दूसरा चालू, दूसरा खत्म तो तीसरा चालू, जबकि रोम के अंदर ये नहीं कर सकते। रोम का क्या होता है कि ये सर्किट के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है, ये सर्किट के अंदर फिक्स हो जाती है, बाद में हम इसको बार बार निकाल के डाटा चेंज नहीं करते, एक ही दफा इसके अंदर डाटा जो है वो बर्न करके हम यूज करते हैं। रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल। अब ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का आपको पता है कि वोलाटाइल का मतलब है वोल्टेजेस के हिसाब से, या सादा लफ्जों में हम समझना चाहे तो वोलाटाइल का मतलब है कि जब तक कंप्यूटर ऑन तो ये ऑन, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ तो ये ऑफ। जबकि नॉन वोलाटाइल का क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, या आपकी कोई भी डिवाइस ऑन है या ऑफ है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस एक दफा स्टोर कर दी वो स्टोर रहती हैं। उसके बाद रैम, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू द रैम एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जबकि रोम के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आर रिटन इनटू रोम एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, यानी कि रैम के अंदर तो किसी भी टाइम इंस्ट्रक्शन लिखी जा सकती हैं, जबकि रोम के अंदर क्या होता है भला, रोम जब आप बनाते हैं ये किसी डिवाइस के अंदर लगाने लगते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, उसके बाद आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख सकते। ये रैम और रोम के कुछ डिफरेंसेस हैं बेसिक जो हम पढ़ रहे थे। अब हमने रोम की टाइप्स पढ़ी थी, पी रोम और ईपी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों प्रोग्रामेबल है, रीड ओनली मेमोरीज है, सिर्फ फर्क बेटा यहाँ पे आता है कि एक जो है वो इरेजेबल है और दूसरी इरेजेबल नहीं है। अब ये इरेजेबल किस टेक्निक के थ्रू है, वो फिर हमने कहा था कि दो किस्म की इरेजेबल होती हैं, एक ईपीरोम और दूसरी ईईपीरोम। एक के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट था और दूसरे के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस वाला कॉन्सेप्ट था। खैर हमारे पास अभी फिलहाल बात हो रही है पी रोम और ईपी रोम की। पी रोम प्रोग्रामेबल मेमोरी, यस। ईपी रोम ये भी प्रोग्रामेबल मेमोरी, लेकिन कौन सी, इरेजेबल। कौन सी, इरेजेबल। पी रोम के अंदर यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शंस ऑन पी रोम ओनली वंस, चाहे लिखते हुए ही इंस्ट्रक्शन गलत क्यों ना हो गई, पी रोम आपकी किसी काम की नहीं है। आपको याद होगा हमने कहा था कि चिप इज यूजलेस, अगर किसी वजह से ये इंस्ट्रक्शंस गलत हो गई तो पी रोम इज यूजलेस। जबकि ईपी रोम के अंदर क्या है, द यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन ईपी रोम मेनी टाइम, यानी कि इसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहती है कि अगर आपके पास डाटा जो आप राइट कर रहे हैं वो गलत हो गया तो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, जो आपकी चिप है वो यूजलेस नहीं होती। उसके बाद PROM, the instructions written by user cannot be changed erased from PROM। ये वही बात दोबारा रिपीट हो रही है, इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द यूजर कैन बी इरेज्ड फ्रॉम EPROM। उसके बाद इफ देयर इज एन एरर व्हाइल राइटिंग PROM इट बिकम्स अनयूजेबल। ये देखा अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इवन आप जब उसको अभी यूज नहीं किया, सिर्फ प्रोग्राम अपना उसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, गलत प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करते हुए कोई एरर आ गया, लाइट चली गई, XYZ 100 किस्म के मसाइल हो सकते हैं, या आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ बग्स आ गया, एरर्स हैं, तो भैया आपकी डिवाइस, आपकी चिप फारिग हो चुकी है, वो अब यूजेबल नहीं है। लेकिन EPROM के अंदर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर किसी वजह से आपका एरर आ भी गया राइटिंग के दौरान तो आप इसे स्टिल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इरेजेबल है ना, आप उस प्रोग्राम को रिप्लेस कर देंगे, ठीक वाला प्रोग्राम उसकी जगह पे लिख देंगे एंड दैट्स इट, जब बर्न कर देंगे। उसके बाद PROM इट प्रोवाइड लेस यूजेबिलिटी एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ओनली वंस। लेस यूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक दफा इंस्ट्रक्शन लिखी गई, ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर भी गई काम से। जबकि EPROM जो है मोर यूजेबल होती है जब इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक से ज्यादा दफा हम लिख सकते हैं, मैनी टाइम्स जो है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई है जनाब कैशे मेमोरी।
रैम के अंदर पढ़ते हुए आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम एस रैम और डी रैम के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे कि जनाब एक कैशे मेमोरी होती है। अब कैशे मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बड़ा सिंपल है कि कैशे मेमोरी आपकी 3 तरह की होती है। कैशे मेमोरी जो है ना, इसके टोटल 3 लेवल होते हैं, L1, L2, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब जो लेवल 1 और 2 है ये प्रोसेसर के अंदर है। L1 और L2 कहां पे है? सीपीयू या आपके प्रोसेसर के अंदर। जबकि जो लेवल 3 है ये आपके सीपीयू और रैम के दरमियान में होता है। सीपीयू और रैम के, ये जो मेन मेमोरी है उसके दरमियान होता है। याद रखिएगा, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको चीज। कैशे मेमोरी के टोटल 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये हम कैशे की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर लेवल 1 एंड लेवल 2 प्रोसेसर की इनसाइड, जबकि लेवल 3 प्रोसेसर की आउटसाइड। कहां पे? रैम और प्रोसेसर के दरमियान में। अब ये कैशे मेमोरी का काम क्या होता है, अभी हम इस चीज को देख लेते हैं। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी कि कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी, अ कैशे इज अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। बहुत थोड़ी होती है, केबीज में होती है, समटाइम एमबीज मैक्सिमम, इससे ज्यादा की नहीं है। कैशे मेमोरी के अगर आप साइजेस देखें ना, तो ये आप ये मत समझिएगा कि जनाब इसके अंदर वो रैम होता है तो क्या कहते हैं उसे, कोई जीबीज की बात होगी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत थोड़े, बहुत छोटे जिसे आप कहते हैं साइज की होती है। अभी मैंने आपको बताया कि शायद केबीज टू एमबीज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं होती। और तकरीबन आप मैक्सिमम अगर आप कर लें तो जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये मैक्सिमम जो हमारे पर्सनल लेवल के कंप्यूटर हैं इनके अंदर 64 केबी होती है। 8 केबी से लेके 64 केबी तक होती है। अब ये आप खुद सोच लें कि ये कितना सारा साइज होता है जो इसके अंदर होता है, 8 केबी से लेके 64 केबी तक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइज होता है। ये किस लिए यूज होता है? इट इज डिजाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो आपकी इंस्ट्रक्शंस रैम से प्रोसेसर डिमांड करता है तो रैम वो इंस्ट्रक्शंस कैशे मेमोरी के हवाले कर देती है। किसके हवाले कर देती है? कैशे मेमोरी के। खास तौर पर वो इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने बार बार एग्जीक्यूट होना होता है, जिनकी बार बार प्रोसेसर को जरूरत होती है, वो इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं आपकी कैशे मेमोरी को, और कैशे फिर वो फॉरवर्ड करती रहती है आगे किसकी तरफ? वाला प्रोसेसर की तरफ। फास्टर देन रैम है क्योंकि एक तो प्रोसेसर के करीब है, दूसरा साइज बड़ा छोटा है, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक होती हैं। द डाटा इंस्ट्रक्शंस दैट आर मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन कैशे मेमोरी। ये अभी हम बात कर रहे थे कि कैशे मेमोरी के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सीपीयू को बार बार चाहिए। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिट्रीव्ड फ्रॉम रैम व्हेन सीपीयू यूजेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये देखें, पहली दफा जब प्रोसेसर ने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपको पता है कि आपकी जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज में है, तो रैम वहां से लेके इसे प्रोवाइड करती आती है। यानी कि पहली दफा ये रिट्राइव करेगा, ये एक्सेस करेगा कहां से? रैम से। लेकिन फिर क्या होगा, जब पहली दफा प्रोसेसर रैम से वो डाटा लेगा तो उसकी एक कॉपी कैशे के पास छोड़ देगा, उसकी एक कॉपी कैशे के पास छोड़ देगा। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोसेसर ने कोई टास्क परफॉर्म करना होगा तो वो पहले कैशे के पास देखेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस कैशे के पास हैं या नहीं है, क्योंकि कैशे तो उसके अपने पास है ना, उसके अंदर है। अगर नहीं है तो फिर वो एक्सेस करेगा रैम को। अ कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैशे। द नेक्स्ट टाइम सीपीयू नीड्स दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट लुक इन कैशे। तो पहले वो क्या करेगा? पहले कैशे को चेक करेगा और उसके बाद जाके रैम से डिमांड। इफ रिक्वायर्ड डाटा इज फाउंड देयर इट रिट्रीव्ड फ्रॉम कैशे मेमोरी। वो रिट्रीव कर लेगा डाटा को, रिट्राइव कर लेगा वहीं कैशे मेमोरी से इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी। वो रैम की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा? सीपीयू की आपकी जो वर्किंग है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम इसको दोबारा से एज यूजुअल जैसे हम हर क्लास में करते हैं रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंसेस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, दोनों रैम की टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम के लिए हमने कहा कि ये फास्टर होती है डायनामिक रैम से, डायनामिक थोड़ी सी स्लो होती है। एस रैम फास्टर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। डी रैम सस्ती है। एस रैम की चार्जिंग खत्म नहीं होती, इसको बार बार रिचार्ज या रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, जबकि डी रैम जो है इसे बार बार रिफ्रेश या रिचार्ज जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद अगर इसको बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता तो इसका मतलब है लेस पावर यूज करती है, जबकि डी रैम को ज्यादा पावर चाहिए। एस रैम जो है वो डाटा इनडेफिनेटली स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर टर्न आ जाता है, जबकि डी रैम जो है वो डायनामिकली डाटा को स्टोर करती है, जैसे काम खत्म तो डाटा ही खत्म। एस रैम जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स है और लेस कम्पैक्ट है, जबकि डी रैम इसके अपोजिट है, वो मोर कम्पैक्ट है और लेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अब ये दोनों अपने अपने लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत ही क्या कहते हैं उसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं रैम की। अब देखें, अभी हमने कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो कैशे मेमोरी का आपको पता है कि कैशे मेमोरी का मतलब क्या है, या कैशे मेमोरी किसी लिए यूज होती है। तो आपको सॉरी उसको कंपैक्ट की अगर हम बात करें तो सॉरी कैशे मेमोरी की अगर हम बात करें तो कैशे मेमोरी का मतलब क्या है। कैशे मेमोरी प्रोसेसर को आप ये समझ लें कि जो चीजें बार बार चाहिए उसके लिए यूज होती है। उसके बाद हमने पढ़ा रैम और रोम का डिफरेंस। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी। अब ये रैम और रोम इन दोनों का कंप्यूटर के अंदर यूज है, परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी, या वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी, दोनों सूरतों में हम ये बात करते रहे। रैम टेम्परेरी जबकि रोम परमानेंट। रैम का डाटा चेंज या डिलीट हो सकता है, रोम का नहीं हो सकता। रैम की इंस्ट्रक्शंस बार बार चेंज होती रहती हैं, रोम की इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं हो सकती बार बार। रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल। रैम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी भी एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं आ जाती हैं, जबकि रोम के अंदर जब एक दफा कोई डिवाइस बनाने लगते हैं हम लोग तो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन सिर्फ उसी टाइम पे लिखी जाती हैं, बार बार चेंज नहीं हो सकती, यानी कि इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो सकती जितना इसके अंदर रैम के अंदर होती हैं। अब रोम की दो टाइप्स थी, तीन टाइप्स थी बेसिकली, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अभी हम डिस्कस करेंगे पी रोम और ईपी रोम के जो डिफरेंसेस हैं। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल मेमोरी, जबकि ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये प्रोग्रामेबल और इरेजेबल का क्या मतलब है। पी रोम कैन राइट इंस्ट्रक्शंस ऑन पी रोम ओनली वंस, एक दफा, जबकि ईपी रोम के अंदर आपके पास चांस होता है चेंज करने का। इसकी पी रोम की इंस्ट्रक्शन इरेज नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी इरेज्ड, जबकि यहाँ पे ईपी रोम के अंदर आप कैन बी इरेज्ड, आप इंस्ट्रक्शन इरेज कर सकते हो। पी रोम के अंदर अगर इवन लिखते हुए भी किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर गलती आ जाए तो आपकी डिवाइस या चिप जो है वो अनयूजेबल है, वो यूज ही नहीं हो सकती, जबकि जो हमारी ईपी रोम है इसे हम यूज कर सकते हैं इवन अगर एरर आ भी जाए, क्योंकि इरेजेबल है ना, एरर ठीक किया जा सकता है। तो पी रोम जो है ये जब अनयूजेबल हो जाती है तो इसका मतलब इसकी यूजेबिलिटी कम है, तो ईपी रोम की जो है वो इरेजेबल होने की वजह से थोड़ी सी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट में हमने डिस्कस किया अपनी कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी क्या थी, स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। इट इज डिजाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन। इट इज फास्टर देन रैम। The data instruction that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache memory. बार बार जिन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है वो कैशे के अंदर मौजूद होती है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिट्रीव्ड फ्रॉम रैम, पहली दफा जब पहली दफा वो कोई काम करने लगता है प्रोसेसर
तो उसका डाटा और इंस्ट्रक्शन सारी वो रैम से लेता है और उसकी एक कॉपी बना के स्टोर कर देता है आपकी कैशे मेमोरी के ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब उसे कोई काम टास्क परफॉर्म करना होगा तो वो पहले देखेगा कैशे मेमोरी के अंदर, अगर इसे वहां से वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा मिल जाता है तो फिर ये मेन मेमोरी की तरफ जाएगा ही नहीं, बल्कि कैशे मेमोरी से ही वो इंस्ट्रक्शंस लेके काम चला लेगा। इससे होता क्या है, सीपीयू की वर्किंग जो है वो या आपके प्रोसेसर की या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वर्किंग स्पीड अप हो जाती है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की होगी। क्वेश्चन जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।